नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी आप मिस ना कर सको। आज की कहानी की लेखक हैं प्राची। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। डैड, जल्दी यहाँ आओ, एलेक्स ने अपने पिता को आवाज लगाई। क्या हुआ एलेक्स? विशाल ने एलेक्स के कमरे में आते हुए पूछा। डैड, मैंने फिर वही सपना देखा। एलेक्स आगे बोलना चाहता था, लेकिन विशाल ने उसे रोक दिया। एलेक्स बेटे, तुम जानते हो कि ये सपना है और सपने कभी सच नहीं हुआ करते। तुम अभी 8 साल के हो और आज तक इंडिया नहीं गए हो। जब से तुम पैदा हुए हो तब से हम इंडिया नहीं गए। इन बातों को नज़रअंदाज करो और सो जाओ। विशाल ने एलेक्स को उसका कंबल वापस उड़ाते हुए कहा। एलेक्स के लेटने के बाद वह उसका सर सहलाने लगे। डैड, मेरा नाम एलेक्स नहीं अमर सिंह है, बादलगढ़ का बादल सिंह, एलेक्स ने आधी नींद में कहा। यह सुनकर विशाल चौंक गया। पिछले 1 महीने से हर रात एलेक्स एक डरावना सपना देखता और डर कर नींद से उड़ जाता। वह पूरा पसीना पसीना हो जाता। विशाल इस बात से बहुत दुखी था। आखिर वह उसका पिता जो था। 1 साल पहले जब से विशाल की पत्नी और एलेक्स की माँ क्रिस्टी की मौत हुई है, तब से एलेक्स को विशाल ने अकेले ही पाला है। लेकिन एक बात विशाल को हमेशा परेशान करती है, और वो ये कि क्रिस्टी को भी मरने से पहले इसी तरह के सपने आते थे और वह इतना डर भी जाती थी कि पूरी रात सो नहीं पाती थी। यहाँ तक कि वो अपने सगे बेटे से डरने लगी थी। एलेक्स को हाथ तक नहीं लगाती थी। एक दिन इसी तरह का एक सपना देखने के बाद वह कोमा में चली गई थी और 1 महीना कोमा में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। वह हमेशा सपने में खुद को गोली नाम से बुलाती थी। सपने में वह किसी बादल का भी जिक्र किया करती थी। पूरा सपना क्या था ये वह कभी ना बता पाई, लेकिन कभी कभी उसने राजस्थान का जिक्र किया था। जबकि क्रिस्टी लंदन में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी और यहीं विशाल ने उसे पहली बार देखा। अपनी 10 साल की शादी में उन्होंने कई देशों की यात्रा की, लेकिन आज तक इंडिया नहीं गए थे। विशाल खुद भी 30 साल से इंडिया नहीं गया था। फिर क्यों क्रिस्टी राजस्थान की होने का दावा करती थी, ये विशाल कभी ना समझ पाया। वह हमेशा राजस्थान के किलों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में गूगल करती रहती थी। जब इसे ऐसे सपने आने लगे और वह बीमार होने लगी तो विशाल ने उसे कई मनोचिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई कुछ ना बता सके। इसलिए पिछले 1 महीने से जब एलेक्स को भी वही सपने आते तो वह डर जाता है। वह कोशिश करता है कि एलेक्स उन सपनों को भूल जाए। एलेक्स के सपने डरावने नहीं होते थे, पर पता नहीं क्यों वह जब भी सपना देखता है एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। अगर विशाल उसे थपकियां देकर ना सुलाए तो वह रोता रहता है। आज भी एलेक्स को सुलाने के बाद वह अपने कमरे में आया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसने ठान लिया था कि क्रिस्टी की तरह वह अपने बेटे को नहीं खोएगा। उसने गूगल खोला और बादलगढ़ राजस्थान के नाम से सर्च किया। रिजल्ट में उसे राजस्थान के नाहरगढ़ किले का पिक्चर दिखाई दिया। यही वो जगह है डैड, जिसे मैं हर रात सपने में देखता हूँ, पीछे से एलेक्स ने आकर कहा। विशाल चौंक गया। जयपुर, राजस्थान? हाँ साहब, किधर जाना है? एक ऑटो वाले ने विशाल से पूछा। बादलगढ़ फोर्ट, विशाल ने ऑटो वाले से कहा और एलेक्स को ऑटो में बिठाकर खुद भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद वे बादलगढ़ फोर्ट के सामने थे। एलेक्स की तो खुशी का पार ना था, जैसे किसी अनाथ बच्चे को माँ मिल गई हो। डैड, आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। विशाल के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। विशाल ने लाख जनत के बाद भी एलेक्स हिंदी बोलना नहीं सीख पाया, लेकिन आज उसकी हिंदी सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक ब्रिटिश है, और वह इस बरसों पुराने किले को अपना घर भी कह रहा था। डैड, उधर वो जो कंगूरे है ना, मैं रोज वहाँ डंड पेलता था, और वो जो बड़ा सा कमरा है ना, वो हमारी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहाँ इतनी अच्छी हवा जो आती है। एलेक्स दौड़ दौड़ के विशाल को उन जगह के बारे में बता रहा था जो उसने खुद पहले कभी नहीं देखी थी। एलेक्स, हम यहाँ पहली बार आए हैं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? विशाल ने पूछा। नहीं डैड, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। ये हमारी जन्मभूमि है। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ
और यहीं मुझे मार दिया गया, कहकर वो रोने लगा। विशाल को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। तभी वहां एक बहुत बूढ़ा भिखारी आया। वह एलेक्स को देखकर उसके सीने से लग गया। मारो बेटा, कितनी देर लगा दी आने में। वह फूट फूट कर रोने लगा। मारे काका सा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता मैं, कहकर बादल उस भिखारी के सीने से लग गया। आप कौन हैं बाबा, और एलेक्स को कैसे जानते हैं? विशाल ने पूछा। मारो नाम भीखू सिंह है बेटा, यह मारो बादल है। मारो बेटा, हम बादल सिंह राजा के नौकरों के वंशज हैं। बादल सिंह के नाम पर ही इसी किले का नाम है। हम इस किले में ही रहते थे। इस किले में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है, जिसके बारे में बस मुझे और बादल को पता था। उस खजाने के लालच में एक अंग्रेज औरत जिसका नाम गोली था, उसने हमारे बादल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जल्द ही बादल को उसकी यह चाल समझ आ गई। गोली ने अपने धन के लालच में हमारे बादल को जान से मरवा दिया। हमारा बादल मर गया, पर उसने राजा जी के लिए पूरी वफादारी निभाई। आज भी बादल की चीखें इस किले में गूंजती है। मुझे छोड़कर बहुत सारे लोगों ने बादल की हृदय विदारक चीखें सुनी हैं। रात के वक्त बादल को बहुत सारे लोगों ने किले में घूमते देखा है। रात के समय इस जगह आना मना है। हमारा बादल आज भी खजाने की सुरक्षा में रात भर पहरा देता है। आपका बेटा हमारे बादल का अच्छा दोस्त है, उसका नाम अमर था। बादल के मरने के बाद गोली ने उसे भी मरवा दिया, क्योंकि उसी ने गोली की सच्चाई बादल को बताई थी। भीखू रुंधे हुए गले से बोला। विशाल को अब समझ आ गया था कि क्रिस्टी ही गोली थी और इसी सत्य ने उसकी जान ले ली। उसे अब समझ में आ गया था कि एलेक्स खुद को अमर सिंह क्यों कहता था। बाबा, गोली मेरी ही पत्नी थी। इस जन्म में उसका नाम क्रिस्टी था, लेकिन समझ नहीं आता कि अगर उसे मारकर बादल का बदला पूरा हो चुका है तो आज भी किले में उसकी चीखें क्यों सुनाई देती हैं? विशाल ने पूछा। नहीं बेटा, 1 साल पहले पहली बार उसकी आत्मा मुझे दिखाई दी। उसने मुझसे कहा कि उसने अपना बदला ले लिया है। अब अगर उस खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई ले सकता है तो वह उसका दोस्त अमर सिंह। उसने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों बाद यहाँ आएगा तो मैं उसे खजाने का पता बता दूं और उसे ही सुरक्षा की जिम्मेदारी दूं। इसके बाद उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अब पिछले 1 साल से इस किले में कोई चीख सुनाई नहीं देती, लेकिन लोगों में खौफ भर चुका है। उसे खत्म होने में समय लगेगा। कुछ समय पहले तक इस किले में चीखें सुनाई देती थी, और तो और जो लोग खजाने के लिए लालच में यहाँ आते थे उन्हें भी बादल की आत्मा जिंदा नहीं छोड़ती थी, भीखू सिंह ने कहा। थोड़ी देर बाद भीखू सिंह ने सिर्फ एलेक्स को खजाने का पता बताया और अपने प्राण त्याग दिए। उसकी लाश को ले जाने के समय एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा। एक साया किले के गुंबद पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, तू तो नीरा डाफोर है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी की लेखक हैं प्राची। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। आज दिवाली की रात है। भारत में दिवाली की रात से ज्यादा जगमग शायद ही कोई और रात होती होगी, लेकिन यहाँ अमेरिका में कुछ गिने चुने ही हिंदू हैं जो दिवाली मनाते हैं। बाकी अमेरिकन्स के लिए तो यह रात भी बाकी रातों की तरह ही होती है। मैं भी जब यहाँ आया था तो लगा था कि कैसे रहूंगा एक अनजान देश में, अनजान शहर में, अजनबियों के बीच। लेकिन पिताजी ने सही कहा था, दुनिया तब तक अजनबी है जब तक आप अजनबी बने रहना चाहते हो। जब आप लोगों से घुलोगे मिलोगे तो आप पाओगे कि दुनिया में और भी इंसान हैं जो बिल्कुल आप जैसे हैं, आप जैसी आदतें, आप जैसे नाम या शकल सूरत, यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो असूल भी आपसे मिलते जुलते होते हैं। बस पापा जी की यही बात दिल में लेकर यहाँ आ गया, और सच में मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, और उनके साथ रहते रहते मैं कब उनसे घुल मिल गया मुझे खुद ना पता चला। आज मुझे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके हैं। दीपावली पर इंडिया जाना चाहता था पर ना जा पाया, इसलिए आज की दीपावली मैं अपने दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो से बाहर कैंपिंग करके मनाऊंगा। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है, और कल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा मेरा दीपावली सेलिब्रेशन। कहकर शिव ने कैमरा ऑफ कर दिया और तैयार होने चला गया। थोड़ी देर में वह अपने कैंपिंग के लिए जरूरी सामान को एक बैग में डालकर अपना फोन और वॉलेट लेकर तैयार हो गया। पूरी तरह से तैयार होकर उसने अपने दोस्तों को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद उसके सभी दोस्त भी उसके हॉस्टल के बाहर आ गए।
शिव के 4 दोस्त थे, ऑक्टेविया, एरिक, मिशेल और वीनस। एरिक और शिव को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियां थी। एरिक अपनी कार से आया था। शिव भी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कार की फ्रंट सीट पर मिशेल बैठी हुई थी, जो एरिक की गर्लफ्रेंड थी। पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिव अपने कैमरे से पूरे सफर का वीडियो शूट कर रहा था। उन सब ने मिलकर सोचा कि डार्क फॉरेस्ट में जाकर कैंपिंग की जाए। बाकी सब तैयार थे, लेकिन ऑक्टेविया थोड़ा परेशान थे। वो जंगल मनहूस है, हमें कहीं और चलना चाहिए। मैंने सुना है वहां से कोई वापस नहीं आता, ऑक्टेविया ने इंग्लिश में कहा। नहीं यार, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वह जंगल का साउथ एरिया है। हम ईस्ट एरिया में जा रहे हैं, जो बिल्कुल सेफ है और वहां कैंपिंग के लिए बहुत सारे लोग जाया करते हैं। शिव ने ऑक्टेविया की उलझन दूर करते हुए कहा। उसकी बात सुन ऑक्टेविया कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो उलझन के भाव थे वह ज्यों के त्यों बने रहे। थोड़ी देर में शाम होने वाली थी और वे लोग डार्क फॉरेस्ट जंगल पहुंचने ही वाले थे। करीब 10 मिनट बाद रोड के दाएं तरफ एक बोर्ड आया, जिस पर लिखा हुआ था वेलकम टू डार्क फॉरेस्ट। उस बोर्ड को देखकर सभी लोग उसी रास्ते की तरफ मुड़ गए। 2 किलोमीटर तक तो सड़क बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 2 किलोमीटर बाद घना जंगल शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ लंबे और घने पेड़ थे, जिनकी वजह से जंगल में सूर्यास्त से पहले ही अंधेरा हो चुका था। अगर कोई आसमान की तरफ ना देखे तो उसे पता ही ना चले कि अभी रात ना हुई है। 5 दोस्तों के लिए यह अनुभव रोमांचकारी था। इसी रोमांच का मजा लेने के लिए वे सब यहाँ आए थे। घने जंगल के बीचों बीच भी पक्की सड़क बनी हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक तिराहा आया, जहाँ दाएं बाएं और सीधे 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। इस जगह आकर एरिक ने गाड़ी रोक दी। अब कहाँ जाना है, एरिक ने सवाल किया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ना था। शिव ने अपने सामान में जंगल का नक्शा ढूंढा। नक्शा मिलने के बाद उसने सही रास्ते का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत सर खपाने के बाद यह तिराहा नजर आया। थैंक गॉड मिल गया। नक्शे के हिसाब से हमें बाएं जाना चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ वह डेंजर जोन है और सीधे चले जाने से हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे, शिव ने बहुत ढूंढने के बाद कहा। एरिक ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। जंगल और भी घना होता जा रहा था। बीच बीच में जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। काफी दूर चलने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां थोड़ा मैदान था। एक तरफ पानी का एक झरना बह रहा था और उसके किनारे किनारे हरी भरी घास उग आई थी। दूसरी तरफ कुछ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे। उन सबको यह जगह कैंपिंग के लिए सही लगी। एरिक ने गाड़ी से तंबू लगाने का सामान निकाला और पांचों ने मिलकर तंबू लगाया। इसके बाद सब तंबू के बाहर आग जलाकर बैठ गए और कुछ हंसी मजाक करते हुए अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे। उनके साथ क्या होने वाला है, इस बात से अनजान वे अपनी मस्ती में गुम थे। कुछ देर बाद सब लोग सोने चले गए। रात में अचानक ऑक्टेविया की नींद खुली तो वह घबरा कर उठ गई। उसने देखा कि उनका तंबू गायब है और वे सब खुली छत के नीचे चैन से सोए हुए हैं। वह चिल्ला उठी, क्या हुआ? उसकी चीख सुनकर एरिक ने पूछा, जो अब तक बाकी लोगों की तरह उठ चुका था। लेकिन ऑक्टेविया के जवाब देने से पहले ही सब लोग सारा माजरा समझ गए। व्हाट द हेल, तंबू कहाँ गया? शिव रोष प्रकट करते हुए बोला। जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए सब लोग तंबू की तलाश में जुट गए कि शायद वह हवा से उड़ गया हो। लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब सब एक जगह बैठ गए। हमारा सामान सही सलामत है, बिस्तर भी सही है, लेकिन तंबू गायब है। समझ नहीं आता कैसे, जबकि वह इतना भारी था कि इतनी आराम से गायब नहीं किया जा सकता। हम 5 लोगों ने मिलकर मुश्किल से लगाया था, वीनस ने परेशान होते हुए कहा। और अब शिव ने ध्यान दिया कि वहां ना कोई झरना था और ना ही कोई खुली जगह। वे लोग घने जंगल में झाड़ियों के बीचों बीच बैठे हुए थे। जंगली पेड़ इतने पास पास थे कि एक भी जन अपने पैर फैलाकर नहीं बैठ सकता था, और ऐसे में वो लोग सो भी रहे थे। उसने सबका ध्यान इस तरफ किया। गाइज, आई थिंक दिस प्लेस इज हॉन्टेड, वी हैव टू लीव, ऑक्टेविया ने खड़े होते हुए कहा। इस बार उसकी बात का किसी ने विरोध ना किया। सब अपना सामान समेटकर वहां से जाने लगे। जैसे ही वह जाने लगे, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि
वे एक कदम भी आगे ना बढ़ा पा रहे थे। सब लोग एक घेरा बना लो और कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। शिव ने अपने बगल में खड़ी मिशेल और ऑक्टेविया का हाथ पकड़ते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक ऊपर पेड़ से एरिक के सिर पर कुछ गिरा। यह एक आदमी था जो पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके आंखों की सफेद पुतलियां गायब थी। आंखों की जगह पर एक काला धब्बा नजर आ रहा था। हाथ पैर सफेद पड़े हुए थे। उसके तन पर कोई वस्त्र ना था। एरिक घबरा कर दूर हो गया। वह आदमी अब मिशेल पर झपटा और उसके हाथ को काट लिया। मिशेल दर्द से चिल्ला उठी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सबने भागने का प्रयास किया, लेकिन अब वे पूरी तरह घिर चुके थे। चारों तरफ इसी तरह के मुर्दे जैसे दिखने वाले लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। शिव को अपने पिताजी के द्वारा हनुमान चालीसा के दौरान बोली गई लाइन याद आ गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। वह लगातार इसी लाइन को दोहराने लगा। इसका असर यहाँ हुआ। वे लोग गायब हो गए थे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। अब वे लोग एक साथ वहां से भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे यहाँ आए थे वह रास्ता कहीं है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो नक्शे में खुद ही देखा था कि इस तरफ आना है। एरिक ने नक्शे को दोबारा खोलते हुए कहा। काफी देर तक वे उस जगह को देखते रहे जहां वह तिराहा था। शिव ने पेन से उस जगह पर निशान बना दिया था जिससे वे भूले ना। वह निशान ज्यों का त्यों बना हुआ था। तभी शिव की नजर नक्शे में एक जगह पड़ी। होली शिट, यहाँ तो दूसरा तिराहा भी है। शिव ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। हम जरूर गलत रास्ते पर आ चुके हैं। और एरिक अपनी बात खत्म ना कर पाया था कि एक मुर्दा पीछे से आकर मिशेल को खींच के गया। सभी लोग सहम गए। वीनस और ऑक्टेविया की चीख निकल गई। वे लोग गलत रास्ते पर आ चुके थे। अब कोई रास्ता उन्हें दिखाई ना पड़ रहा था। मिशेल गायब हो चुकी थी। अब उसकी चीखें भी बंद हो गई थी। चारों तरफ घना जंगल था और तो और अब कोई झरना भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सभी लोगों ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और जंगल में ही एक तरफ बढ़ने लगे। एरिक अपनी गर्लफ्रेंड की दुखद मौत से बहुत दुखी था। वह मिशेल को ढूंढने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन शिव ने उसे समझाया और अपने साथ लेकर एक तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं लगता हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, वीनस ने डरते डरते कहा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हम बस आगे बढ़ रहे हैं, ऑक्टेविया ने डरते हुए कहा। वे लोग एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। तभी एक आदमखोर पेड़ ने ऑक्टेविया को अपनी शाखाओं में कैद कर लिया। उसकी चिल्लाहट से सबने पीछे मुड़कर देखा तो ऑक्टेविया पेड़ की शाखाओं में कैद छटपटा रही थी। उसे देख वीनस भी चिल्ला उठी। इस जगह आदमखोर पेड़ भी हैं। सब लोग पेड़ों से करीब 1 फुट की दूरी पर चलो। हमें माफ करना ऑक्टेविया, हम तुम्हें ना बचा सके। शिव ने ऑक्टेविया से माफी मांगी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। ऑक्टेविया मर चुकी थी। अब बस वे 3 लोग ही बाकी थे। तीनों बहुत संभल संभल कर कदम रख रहे थे, लेकिन जितना वे आगे बढ़ने की कोशिश करते उतना ही गहरे जंगल में फंसे जा रहे थे। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें अपनी कार नजर आई। वे हैरान थे कि जो कार गायब हो चुकी थी वह यहाँ इस घने जंगल के बीचों बीच कैसे आई। एरिक ने जल्दी से हाथ छुड़ाकर अपनी कार का दरवाजा खोला और उसे चेक किया। सिर्फ वीनस, जल्दी से बैठो, सब ठीक है, गाड़ी सही सलामत है। वह जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिव और वीनस बैठने ही वाले थे कि कार की पिछली सीट से एक हाथ आया और उसने एरिक का गला दबा दिया। यह देख शिव वीनस का हाथ पकड़ के वहां से भाग गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। तभी उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। 1 घंटे से वे लगातार चल रहे थे और अपने तीनों दोस्तों को खो चुके थे। दुख और सदमे और डर के कारण भरी ठंड में भी उन्हें प्यास लग रही थी। जल्दी से जाकर दोनों ने तालाब का पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। दोनों वही तालाब किनारे बैठ गए। अचानक वीनस ने देखा कि तालाब का पानी काला होने लगा। इसके साथ ही शिव और वीनस का शरीर भी अकड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी अकड़न होने लगी। पूरा शरीर ऐसे टूटने लगा कि कोई हड्डी साबुत ना रह पाई हो। आंखों की सफेद पुतलियां गायब हो गई थी। बहुत देर तक एक अजीब से दर्द से जूझने के बाद दोनों ने प्राण त्याग दिए। अब वे दोनों भी मुर्दे बन गए थे, भयानक सी शक्ल वाले मुर्दे, और निकल चुके थे फिर किसी भटकते हुए यात्री की तलाश में, यानी किसी कार पर। कोई नहीं जान पाया कि वे 5 साथी आखिर गए कहाँ। शिव के YouTube चैनल पर भी उसने यह जगह का नाम नहीं बताया था।
जहां वह कैंपिंग करने जा रहा था। उसका दूसरा व्लॉग कभी ना आ सका। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में आपको बताए गए डार्क फॉरेस्ट को एक काल्पनिक नाम के द्वारा पर बताया गया है। मैंने आपको इसका असली नाम को नहीं बताया क्योंकि उसका नाम मुझे खुद भी नहीं पता और ना ही सिर्फ के यूट्यूब चैनल पर भी बताया गया है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ अब कल रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।